देखिए भाई, चाहे आपका यूपीएससी का आईएएस का एग्जाम हो या आपके स्टेट पीसीएस का एग्जाम हो, स्टेट पीएससी के द्वारा किसी भी सर्विस के लिए एग्जाम होता हो, या फिर आपके स्टेट सर्विस में कोई और एग्जाम हो, तब जहां जहां पर जीएस पूछा जाएगा तो पॉलिटी के बारे में भी पूछा जाएगा। पॉलिटी के बारे में पूछा जाएगा तो आपसे विधेयक, जिनको इंग्लिश में बिल बोलते हैं, इससे संबंधित क्वेश्चन जरूर मिलेंगे। तो इसलिए हम आज विधेयक को, मतलब बिल को बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं। बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है कभी कभी कि ये वित्त विधेयक क्या होता है, धन विधेयक क्या होता है, साधारण विधेयक क्या होता है, और संविधान संशोधन विधेयक क्या होता है, इसको लेके क्या सारे नियम कानून हैं। अब सबसे पहले हम ये समझते हैं कि ये विधेयक होता क्या है। आपने बहुत बार सुना होगा कि आज संसद में विधेयक पेश हो रहा, या आज विधानमंडल में, विधानसभा में विधेयक पेश हो रहा है, या ऐसा सुना होगा कि बिल पेश होने वाला है। तो आखिर ये बिल क्या होता है, विधेयक क्या होता है? विधेयक को इंग्लिश में बिल बोलते हैं। देखिए, जो हमारा संसद होता है या जो हमारे राज्य का विधानमंडल होता है, जहां पर विधानसभा या अगर विधान परिषद है तो विधान परिषद भी काम करती है, संसद में लोकसभा और राज्यसभा काम करती है। तो यहाँ पर किसी भी कानून को बनाने से पहले, मतलब अधिनियम को बनाने से पहले, वहां पर एक बिल पेश किया जाता है। मतलब विधेयक किसी अधिनियम को या किसी कानून को, आप ऐसे समझ सकते हैं, जब भी संसद या विधानमंडल में कोई कानून बनाया जाएगा उससे पहले एक बिल पेश किया जाता है जो अधिनियम का एक प्रारूप होता है, और उसको पास किया जाता है बाकायदे वोटिंग के द्वारा। संसद में जितने भी एमपी बैठे होते हैं वो सभी लोग वोटिंग करते हैं। ऐसी संसद में दो टाइप से वोटिंग होती है, एक राज्यसभा में वोटिंग की जाती है और एक लोकसभा में वोटिंग की जाती है। ऐसी राज्य के विधानमंडल में विधानसभा में वोटिंग की जाती है, वो विधान परिषद में की जाती है। जहां पर विधान परिषद नहीं है वहां पर केवल विधानसभा करती है। तो इसके लिए हम कहते हैं विधेयक या बिल कहते हैं। अब इसमें यह है कि बिल अगर पेश किया जा रहा है तो यहाँ पर ये दो प्रकार के बिल होते हैं। एक बोलते हैं सरकारी बिल और एक को बोलते हैं गैर सरकारी बिल। अब ये सरकारी बिल, गैर सरकारी बिल क्या होता है? तो सिंपल है, इसमें जो सरकारी बिल है वह किसी मंत्री के द्वारा पेश किया जाएगा। मतलब अगर राज्य विधानमंडल में या संसद में किसी मंत्री के द्वारा कोई बिल लाया जाता है तो उसको बोलते हैं सरकारी विधेयक, सरकारी बिल। और अगर किसी सांसद के द्वारा, जो कि मंत्री नहीं है, या राज्य विधानमंडल में किसी विधायक के द्वारा, जो कि वहां पर मंत्री नहीं है, अगर उनके द्वारा पेश किया जाता है तो उसको बोलते हैं गैर सरकारी बिल। ये आपको दिख रहा होगा, ये दो टाइप से बटा हुआ है, ए और ये बी, सरकारी विधेयक, गैर सरकारी विधेयक। तो पेश किए जाने को लेकर भी इसमें दो टाइप होते हैं। उसके बाद विधेयक कितने प्रकार के होते हैं इसको समझते हैं। विधेयक एक होता है साधारण विधेयक, दूसरा होता है धन विधेयक, तीसरा होता है वित्त विधेयक, चौथा होता है संविधान संशोधन विधेयक। तो ये चार प्रकार के विधेयक होते हैं। इनको हम अलग अलग तरीके से अच्छे से समझते हैं। और ज्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि धन विधेयक और वित्त विधेयक में क्या अंतर होता है, या कभी कभी ऐसा पूछा जाता है कि संविधान संशोधन विधेयक और साधारण विधेयक में क्या अंतर होते हैं। तो आप अगर इन चीजों को नोट कर लेते हैं, अच्छे से समझ लेते हैं, तो ये उम्मीद की जा सकती है कि आप जो भी क्वेश्चन विधेयक से संबंधित पूछे जाएंगे उनका आंसर आप जरूर देंगे। अब इसमें पहले समझते हैं साधारण विधेयक क्या होता है, जनरल बिल क्या होते हैं। अब ये साधारण बिल के लिए समझने के लिए आपके पास एक चीज है। देखिए, जो संविधान संशोधन से संबंधित बिल होते हैं आप उनको हटा दो, जो वित्त से संबंधित विधेयक होते हैं उनको हटा दो, जो धन से संबंधित विधेयक होते हैं उनको हटा दो। उसके अलावा जिन विषयों पर बिल पेश किए जाते हैं उनको हम साधारण विधेयक कहते हैं। मतलब अगर वह धन विधेयक नहीं है, वित्त विधेयक नहीं है, संविधान संशोधन विधेयक नहीं है, तो वो सभी साधारण विधेयक में आते हैं। हो सकता है आपको अभी भी समझ नहीं आया कि ये साधारण विधेयक वैसे होता क्या है। देखिए, जैसे कि मान लीजिए नियम ये बनना है कि हमारे यहाँ पर जो बाइक का चालान होता है हेलमेट ना लगाने पर, अगर इसको लेकर कोई भी कानून बनाया जा रहा है तो ये साधारण विधेयक में आएगा, क्योंकि इसमें ना तो धन है, ना ही वित्त है, और ना ही संविधान संशोधन की जरूरत है। तो ऐसी कई विषय हैं जो ना ही वित्त होते हैं, ना ही धन से संबंधित होते हैं, और ना ही संविधान संशोधन से संबंधित होते हैं, तो वो साधारण विधेयक में आते हैं। तो इसमें आप कुछ की पॉइंट हैं जो आप नोट करके चल सकते हैं या इनको अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। दूसरा इसमें यह है कि इस विधेयक को सरकारी या गैर सरकारी सदस्य द्वारा पेश किया जा सकता है। मतलब इस विधेयक को सांसद चाहे तो सांसद पेश कर सकते हैं, मंत्री जी चाहे तो मंत्री जी पेश कर सकते हैं, और उधर विधायक चाहे तो विधायक जी पेश कर सकते हैं, और राज्य विधानमंडल में मंत्री चाहे तो मंत्री भी पेश कर सकते हैं। इस पर ऐसी कोई रोकथाम नहीं है। अब इसमें तीसरा पॉइंट क्या है कि इसे राज्यसभा के द्वारा संसद में या तो इसे अस्वीकार कर दिया जाएगा, इसमें कुछ संशोधन कर देना। जैसे कि मान लीजिए लोकसभा में किसी बिल को पहले पेश किया गया, उसको पारित किया गया, पास किया गया, उसके बाद उसको राज्यसभा में भेज दिया गया। अब राज्यसभा वालों को अगर लगता है कि नहीं नहीं इसमें ये चीज गड़बड़ है, इस चीज को हटा देते हैं, तो वो उसमें संशोधित भी कर सकते हैं, उस चीज को हटा भी सकते हैं। कि और भी विधेयक हैं जिनमें राज्यसभा ऐसा नहीं कर सकती है, उनको अभी हम आगे समझेंगे। लेकिन इसमें राज्यसभा संशोधित भी कर सकती है, उसे अस्वीकार भी कर सकती है। उसके पास मतलब बराबर अधिकार है जो लोकसभा के पास अधिकार है। अब इसके बाद इसमें अगला पॉइंट ये है कि इसे या तो लोकसभा या राज्यसभा, मतलब दोनों में पेश किया जा सकता है। ऐसी कोई इसमें बाउंड्री नहीं है कि केवल इसे लोकसभा में ही मतलब पेश किया जाएगा पहले, ऐसा कुछ नहीं है। लोकसभा में चाहे तो लोकसभा में, राज्यसभा में तो चाहे तो राज्यसभा में। उसके बाद इसमें और ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि जो राज्यसभा होती है
अगर लोकसभा के द्वारा विधेयक को पास कर दिया जाता है और फिर राज्यसभा में भेज दिया जाता है, तो राज्यसभा इसके लिए 6 महीने तक, अधिकतम अपने पास 6 महीने तक रख सकती है, उससे ज्यादा नहीं। इसके बाद इसमें अगला पॉइंट है, मान लीजिए कि अगर जैसे लोकसभा भी सहमत नहीं हुई, राज्यसभा भी सहमत नहीं है और कोई बिल जरूरी है, तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि वो संयुक्त बैठक बुला सकते हैं। मतलब लोकसभा और राज्यसभा दोनों की संयुक्त बैठक बुलाई जाएगी, फिर उसके बाद उसमें वोटिंग करवाई जाएगी। तो ऐसा भी इसमें प्रावधान किया गया है। और इसके बाद इसमें अगला पॉइंट नोट करने वाला यह है कि अगर मान लो लोकसभा में इसके लिए किसी मंत्री के द्वारा पेश किया जाता है और ये लोकसभा में ही अस्वीकार हो जाता है, मतलब जितने वोटिंग चाहिए होती है उतनी नहीं हो पाती है, तो फिर सरकार को त्याग पत्र देना होगा। मान लीजिए केंद्र सरकार में किसी की पार्टी की सरकार है और उसके मंत्री के द्वारा अगर साधारण विधेयक वहां पर पेश किया जाता है और वह लोकसभा में ही पास नहीं हो पाता है, तो ऐसी स्थिति में उस पार्टी को या उस सरकार को इस्तीफा देना पड़ेगा, नई सरकार बनाई जाएगी। तो ऐसा भी प्रावधान है। और इसमें जो लास्ट पॉइंट है वह मेन ये है कि इसके लिए राष्ट्रपति चाहे तो इसके लिए स्वीकृति दे सकते हैं, मतलब स्वीकार कर सकते हैं, अनुमति दे सकते हैं, या चाहे तो वो रिजेक्ट भी कर सकते हैं, या चाहे तो वो पुनर्विचार के लिए मतलब वापस लौटा सकते हैं। अब इसके बाद आता है धन विधेयक। धन विधेयक क्या होता है इसको हम समझते हैं अच्छी तरीके से। संसद में केवल इसे लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है, इसको राज्यसभा में पेश नहीं किया जा सकता है। उसके बाद इसमें दूसरा पॉइंट यह है कि इसके लिए केवल एक मंत्री के द्वारा ही पेश किया जा सकता है, किसी गैर सरकारी सदस्य के द्वारा नहीं। तीसरा पॉइंट यह है कि इसको केवल राष्ट्रपति की सिफारिशों के आधार पर ही लोकसभा में पेश किया जा सकता है, अन्यथा नहीं। मतलब जब तक राष्ट्रपति ऐसी सिफारिश नहीं करेंगे कि कोई भी विषय है जो धन विधेयक से संबंधित है, इसका वर्णन भी हमारे संविधान में किया गया है, अगर राष्ट्रपति उसकी सिफारिश नहीं करते हैं तो लोकसभा में किसी मंत्री के द्वारा इसको पेश नहीं किया जा सकता है। ऐसा भी इसमें एक प्रावधान किया गया है। और इसमें अगला पॉइंट यह है कि इसको राज्यसभा केवल और केवल 14 दिन तक अपने पास रख सकती है, उससे ज्यादा नहीं। 14 दिनों के भीतर उसको जवाब देना होगा, 14 दिन से ज्यादा वह अपने पास नहीं रख सकती है। यह है कि इसे लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा यह प्रमाणित किया जाता है कि यह धन विधेयक है या नहीं है। लोकसभा अध्यक्ष जो बोल देते हैं वही माना जाएगा। अगर कोई बिल ऐसा आता है कि ये कंफ्यूजन है उसमें कि वह धन विधेयक है या वित्त विधेयक है, तो ऐसे मामलों में लोकसभा अध्यक्ष की ही बात मानी जाती है और उनको ये अधिकार प्राप्त है कि वो जो बोल देंगे वही माना जाएगा। मतलब धन विधेयक कोई विधेयक है या नहीं है, ये लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा ही प्रमाणित किया जाता है। और इसमें भी ऐसा प्रावधान है कि अगर लोकसभा में इसे अस्वीकार कर दिया जाता है तो फिर इसके लिए क्या होगा कि जो सरकार है उसको इस्तीफा देना पड़ेगा, त्यागपत्र देना पड़ेगा। अब इसमें अगला पॉइंट ये है कि राष्ट्रपति या तो इसमें स्वीकृति देंगे और या फिर अपने पास रोक रख लेंगे, लेकिन वह पुनर्विचार के लिए दोबारा से नहीं भेज सकते हैं, क्योंकि उनकी ही सिफारिशों पर उस विधेयक को पेश किया गया था। तो इसलिए राष्ट्रपति ऐसे विधेयक को मतलब संसद में दोबारा से पुनर्विचार के लिए नहीं भेज सकते हैं। ये चीज इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है। अब इसमें और एक चीज नोट करने वाली है कि जो संविधान का आर्टिकल है 110, उसका पार्ट 1 में जो संबंधित विषय हैं उन विषयों से संबंधित बिल को धन विधेयक बोला जाता है। ये चीज नोट करने वाली है। ऐसा आपको ऑप्शन में देखने को मिल सकता है कि मतलब ये किस अनुच्छेद से संबंधित होता है, उस अनुच्छेद के किस पार्ट से संबंधित हो सकता है। तो आप ये नोट कर ले कि संविधान के अनुच्छेद 110 का पार्ट ए, या इसको 1 कह सकते हैं आप, ठीक है। संविधान का आर्टिकल 110 का पार्ट ए या 1 कह सकते हैं, उसमें जो भी विषय बताए गए हैं उससे संबंधित बिल को धन विधेयक कहा जाता है। ये सबसे जरूरी चीज है। अब इसके बाद आता है वित्त विधेयक, कि ये वित्त विधेयक क्या होता है। वित्त विधेयक को समझते हैं हम पॉइंट टू पॉइंट। वित्त विधेयक के बारे में आर्टिकल 117 में बताया गया है, मतलब संविधान का अनुच्छेद 117 है, उसमें बताया गया है कि वित्त विधेयक क्या होता है। इसके बारे में आप इसमें देख सकते हैं। ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जाता है ये किस आर्टिकल से संबंधित होता है, तो आपको याद होना चाहिए कि 117 से संबंधित होता है। सबसे पहला इसमें की पॉइंट है कि सभी धन विधेयक वित्त विधेयक होते हैं, लेकिन सभी वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं होते। दूसरा पॉइंट यह है कि ये 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 है धन विधेयक, मतलब जो सभी धन विधेयक हैं उनको वित्त विधेयक कहा जाता है, लेकिन सभी वित्त विधेयकों को धन विधेयक नहीं कहा जाता है। ये 3 प्रकार के होते हैं। एक है धन विधेयक टाइप के, दूसरा है वित्त विधेयक श्रेणी फर्स्ट या प्रकार फर्स्ट, और तीसरा है वित्त विधेयक श्रेणी सेकंड या वित्त विधेयक सेकंड के। मतलब ये 3 प्रकार के हैं, जिसमें पहला है धन विधेयक, दूसरा है वित्त विधेयक फर्स्ट और तीसरा है वित्त विधेयक सेकंड। अब इनको हम अच्छे से समझते हैं। अब इसमें अगला पॉइंट ये है कि वित्त विधेयक जो फर्स्ट है और वित्त विधेयक जो सेकंड है, इसको कोई भी पेश कर सकता है, मतलब गैर सरकारी सदस्य के द्वारा भी और सरकारी सदस्य के द्वारा भी। जबकि जो धन विधेयक होते हैं उनको केवल सरकारी सदस्य मतलब मंत्री के द्वारा पेश किया जाता है। और इसमें अगला पॉइंट है कि वित्त विधेयक फर्स्ट में सामान्य कानून के मामलों के साथ साथ अनुच्छेद 110 के प्रावधान भी शामिल होते हैं।
तो जो वित्त विधेयक फर्स्ट होते हैं इनके बारे में संविधान के आर्टिकल 117 का पार्ट 1 में बताया गया है, और जो वित्त विधेयक सेकंड होते हैं इनके बारे में संविधान का आर्टिकल 117 के पार्ट 3 में बताया गया है। ये चीज आप नोट रखें। जब भी अंतर पूछा जाएगा कि धन विधेयक और वित्त विधेयक क्या होते हैं, तो उसमें आपको ये भी देखने को मिल सकता है कि आर्टिकल से संबंधित आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। उसके बाद इसमें अगला पॉइंट ये है कि जो वित्त विधेयक फर्स्ट है उसको केवल और केवल लोकसभा में पेश किया जा सकता है, जबकि जो वित्त विधेयक सेकंड होता है उसको लोकसभा और राज्यसभा दोनों में पेश किया जा सकता है। ऐसा इसमें प्रावधान होता है। और उसमें यह भी है कि जो वित्त विधेयक फर्स्ट होते हैं और सेकंड होते हैं, इन दोनों से संबंधित विधेयकों पर असहमति होने पर संयुक्त बैठक का भी प्रावधान है, जबकि धन विधेयक के मामले में ऐसा प्रावधान नहीं होता है। तो ये चीज भी आप नोट कर लें अच्छे से। वित्त विधेयक फर्स्ट, फाइनेंशियल बिल कैटेगरी फर्स्ट, और ये कैटेगरी सेकंड वाली है। मतलब जो फर्स्ट श्रेणी का विधेयक होता है इसमें कहा गया है कि इसमें कभी कभी 110 आर्टिकल में जो संबंधित जो विषय हैं उनसे हटकर और भी इसमें विषय शामिल हो सकते हैं। और इसमें यह भी कहा गया कि जो वित्त विधेयक फर्स्ट होते हैं इसमें क्या होता है कि राष्ट्रपति की पूर्व सहमति के बाद ही इसको पेश किया जा सकता है, उससे पहले इसको पेश नहीं किया जा सकता है। तो ये चीज भी आपको अच्छे तरीके से याद रहे कि जो वित्त विधेयक फर्स्ट होते हैं इनको केवल और केवल राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति के द्वारा ही पेश किया जा सकता है, उससे पहले नहीं पेश किया जा सकता है। कि अगर जो वित्त विधेयक फर्स्ट है इसको अगर लोकसभा में पारित कर दिया जाता है तो फिर ये साधारण विधेयक की तरह हो जाते हैं। मतलब राज्यसभा में जब ये जाएंगे तो राज्यसभा के द्वारा इसको खारिज भी किया जा सकता है और इसको स्वीकार भी किया जा सकता है। तो ऐसी शक्ति मतलब राज्यसभा को जो कि धन विधेयक में नहीं मिलती है इसमें मिल जाती है। तो इसमें ये सारी चीजें बताई गई हैं जो आप नोट कर सकते हैं। तो इस विधेयक से संबंधित आर्टिकल 110 में कोई भी प्रावधान नहीं किया गया है। इस चीज को आप अच्छे से नोट करके रखें, ये चीज पूछी जा सकती है एग्जाम में। और हाँ, इसमें भी भारत की संचय निधि से व्यय करने से संबंधित प्रावधान होते हैं, मतलब विषय होते हैं, उनसे संबंधित भी बिल पेश किए जाते हैं जिनसे संचय निधि में किसी भी प्रकार का व्यय हो रहा होता है। और इसमें इस तरह के बिल इस सामान्य विधेयक की तरह ही होते हैं। मतलब जो इस तरीके का बिल है इस सामान्य विधेयक की तरह ही होते हैं। इसको आराम से मतलब लोकसभा में भी राज्यसभा में भी गैर सरकारी सरकारी दोनों सदस्यों के द्वारा इसको पेश किया जा सकता है, और राज्यसभा को भी इसमें पूरे पूरे अधिकार मिले होते हैं। अब इसके बाद आता है संविधान संशोधन विधेयक। जब भी हमारे यहाँ पर संविधान में कोई भी संशोधन किया जाता है तो आर्टिकल 368 के तहत ही संविधान संशोधन बिल पेश किए जाते हैं। नंबर 1 इसमें है कि इसको भी किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है। मतलब इसके ऊपर कोई ऐसी बाउंड्री नहीं है कि इसको लोकसभा में ही पेश किया जाएगा या राज्यसभा में ही पेश किया जाएगा। लोकसभा में भी पेश किया जा सकता है, राज्यसभा में भी पेश किया जा सकता है, और इसको सरकारी सदस्य के द्वारा भी पेश किया जा सकता है और उसको गैर सरकारी सदस्य के द्वारा। तो ये चीज आप नोट करें कि इसको लोकसभा में चाहे तो लोकसभा में भी पेश कर सकते हैं, राज्यसभा में चाहे तो राज्यसभा में भी, सरकारी सदस्य या गैर सरकारी सदस्य दोनों लोग इसको पेश कर सकते हैं। और इसमें हाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि इसको राज्य विधानमंडल में पेश नहीं किया जा सकता है। संविधान संशोधन का काम और जो अधिकार है वह केवल संसद के पास है, राज्य विधानमंडल के पास इससे संबंधित कोई भी अधिकार प्राप्त नहीं है। राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति की भी जरूरत नहीं पड़ती है। मतलब राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति के बिना ही इसको पेश किया जा सकता है। और इसके अलावा इसमें एक और पॉइंट है कि इससे संबंधित संयुक्त बैठक का कोई भी प्रावधान नहीं है। और इस बिल को लेकर भी राज्यसभा और लोकसभा दोनों के पास बराबर की पावर है। मतलब दोनों सदनों के द्वारा इसको पारित होना जरूरी होता है। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज यह है कि राष्ट्रपति इसमें सहमति देंगे ही। राष्ट्रपति के पास ये अधिकार नहीं है कि वो इसे रोक के रख सकें या इसको पुनर्विचार के लिए वापस भेज दें या इसको खारिज कर दें। उनके पास केवल एक ही ऑप्शन है, सहमति देना ही। इसके अलावा उनके पास कोई ऑप्शन नहीं होता। तो ये चारों थे विधेयक के टाइप, मतलब बिल के टाइप। अगर आप इनको याद करते हैं, भूल जाते हैं, तो फिर जरूरत ये होती है कि आप इनको बार बार पढ़ें, बार बार समझें। क्योंकि देखिए हर चीज ऐसी नहीं है कि आपने एक बार में पढ़ा आपको समझ में आ गई। कुछ चीजें जल्दी समझ में आ जाती हैं, कुछ चीजें मतलब देर में समझ में आती हैं, लेकिन ऐसी कोई चीज नहीं है जो समझ में ना आए। तो इसलिए जो चीजें समझ में नहीं आती हैं उनको बार बार रिपीट करें और अच्छे से समझ में जरूर आ जाएंगी।